तिरंगा मेरा धर्म है, किसने कहा था? तिरंगा मेरा धर्म है, यह बात किसने की थी? किसने की थी? राहुल गांधी जी ने, कि मेरा धर्म और हमारे हीरो कौन है? तो हम सबका धर्म है, पक्का ना? अभी लांबा साहब जितनी बातें को कह रहे थे, यदि सारी बातों को हम कंक्लूड करें तो हम सभी उसी तिरंगे के नीचे आकर कांग्रेस के संविधान, इस देश के संविधान और अपने भविष्य के कर्ता और धर्ता होने का प्रमाण इन 3 दिनों के महत्वपूर्ण सेशन में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले यूथ कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस गरिमामय कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और मैं भी आप लोग को बताना चाहूँगा, या आप सब जानते हैं कि यूथ कांग्रेस में मैंने भी बहुत दिन काम किया। और लांबा साहब, ये जान के आपको आश्चर्य होगा, मैं कभी किसी पद पे नहीं रहा। जब मैं चुनाव के लिए टिकट मांग रहा था तो बायोडाटा, तो पोस्ट आपने जो हेल्ड किया है एनएसयूआई में, यूथ कांग्रेस में, आप बताइए कौन सा पोस्ट पे आप रहे, कौन से जिले में रहे, कौन से विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे। तो मेरे पास तो कुछ था नहीं पोस्ट। हमने प्रेसिडेंट साहब को बोला कि सर हम तो कुछ लिए नहीं, सदा तो दरी और झंडा बिछाते रहे। मतलब जब भी एनएसयूआई में रहे, यूथ कांग्रेस में रहे, डीसीसी में रहे, पीसीसी में रहे, हम आग्रह करते थे कि हमें पोस्ट नहीं चाहिए, हम लोग वर्कर हैं और राजनीति मेरा पैसा नहीं, शौक है, पैशन है। और आज जो लोग इसको पैसा, फायदा, प्रोफेशन समझते हैं, इसी के कारण वो, उनको हमसे शिकायत है, हमको आपसे शिकायत है, और एक निराशा छाती है। पॉलिटिकल वर्कर का कीमत समाज में कम होते गया, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। एक समय हम देखते थे कि कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने के लिए, जिला युवा अध्यक्ष बनने के लिए दिल्ली तक सैकड़ों सैकड़ों लोग चल के जाते थे कि हमें ये प्रेस्टिजियस पोस्ट पाना है। ना तो कोई सैलरी, ना कोई ये, लेकिन फिर क्यों पाना चाहते थे? क्योंकि समाज में उनकी उस समय अहमियत थी। हम और आप ये विचार करें, वो अहमियत आज घटा है। घटा है कि नहीं, बताइए? घटा है ना? गलती आप देखें तो हम लोगों की है, बड़े भाई की। 99% गलती हमारी है, लेकिन जिम्मेदार 1% कहीं ना कहीं मेरे भाई लोग भी हैं। क्या सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सत्य। राहुल जी ने जब 24 सितंबर 2007 को एज ए जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी उन्होंने यूथ कांग्रेस का प्रभार लिया, तब से लेकर आज तक उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और हमेशा युवाओं के बारे में सोचा। और उस सोच का ही नतीजा है कि बादल आज इस डैश पे बोल रहा है। लेकिन हम लोग उनके सपनों को धरातल पर उतारने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, वो बहुत पुराना है। मैन कांग्रेस तो 1885 में बना, लेकिन युवा कांग्रेस
पंचमरी सेशन के निर्णय के बाद इसका फाउंडेशन 1960 ईस्वी में हुआ। अब पहला इलेक्शन 1971 में हुआ। 5 राजेंद्र प्रसाद रोड में वायलार रवि और एन सतपति ऑब्जर्वर थे और प्रिय रंजन दास मुंशी जी को फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद मेरी जानकारी जितनी थी उस समय मैं पढ़ता था। तो ये सच बात है जो आपको अपने इतिहास को जानना चाहिए। आप यदि किसी खानदान से आते हैं तो मेरा बाप कौन था, मेरा दादा कौन था, मैं किसकी वजह से यहाँ हूँ, पर्चा मेरा किसके नाम से, ये आपको जानना चाहिए। हमें भी यूथ कांग्रेस में है तो हमको जानना चाहिए कि हम क्यों हैं। इंदिरा गांधी जी की सोच थी। यूँ तो इंडियन आज़ादी के समय में जो कांग्रेस का योगदान था, यूथ लोग कांग्रेस के साथ, स्टूडेंट्स लोग कांग्रेस के साथ 1905 में आए। जब बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने जब अचानक बंगाल का विभाजन किया तो एजिटेशन हुआ। उसमें कांग्रेस के लीडर के नेतृत्व में युवाओं ने बंगाल से लेकर नॉर्दर्न पार्ट में एक मूवमेंट चलाया और तब से बड़ी संख्या में युवा और स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के साथ जुट गए, जो कि आज़ादी के लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को साबित किया। आपको मालूम होना चाहिए कि राजीव जी ने और उसके पहले संजय गांधी जी ने युवा कांग्रेस के लिए फाउंडेशन वर्क किया। ट्री प्लांटेशन, डॉरी के खिलाफ एजिटेशन, राष्ट्रीयता, एक राष्ट्र एक युवा होने का सही संदेश, इन सब चीज़ों को उन्होंने बखूबी युवाओं में प्लांट किया और युवा शक्ति को सेंटर पॉलिटिक्स में सम्मान मिलने लगा। फिर समय वो हमारे बीच से चले जाते हैं। राजीव गांधी जी उनके सपने को बढ़ाते हैं। 21 साल से घटाकर 18 साल उन्होंने वोटिंग का राइट्स दिया। युवाओं की मांग पर युवाओं के महत्व को समझा। फिर युवाओं को आगे लाने के लिए सूचना क्रांति, जो हाथों में आज आपका मोबाइल है, पंचायती राज, अभी पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, आप देखिएगा युवाओं की भागीदारी कितनी रहेगी। मैक्सिमम युवा लोग जीत कर आएंगे, चाहे वार्ड से जीत कर आए, पंचायत समिति से जीत कर आए, मुखिया जीत कर आए, वो युवा लोग होंगे। मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा, उसके पहले हम जिसकी वजह से यहाँ हैं, मैं साथियों भाई आपको कहना चाहूँगा कि यूथ कांग्रेस, यदि मेरा पैरवीकार नहीं होता तो बादल विधायक नहीं बनता, और यूथ कांग्रेस के लोग हमारे पैरवीकार नहीं होते तो आज मैं मंत्री नहीं बनता। तो मैं कृतज्ञ हूँ और 3 दिन के सेशन में जो भी जवाबदेही और जिम्मेदारी आप सभी कर्ता धर्ता के द्वारा मुझे दी जाएगी, वो मैं निभाऊंगा। अभी यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस हुए थे, हमने निष्पक्ष, मेरे बहुत करीबी भाई लोग इलेक्शन लड़ रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, इन्हें अपनी ताकत से, अपने बल से, अपने मेहनत से चुनकर आना चाहिए। बहुतों को निराशा हाथ लगी क्योंकि वो मुझसे जो उम्मीद करते थे मैंने मना कर दिया। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पब्लिकली क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैंने आपके लिए बेहतर किया था कि हमारे लिए सब छोटे भाई हैं और सब एक समान हैं, उन्हें अपने दम पे जीत के आने दो। और जो अपने बदौलत मेरे विधानसभा क्षेत्र से जो लड़का विधानसभा अध्यक्ष बना है, जिस दिन विधानसभा अध्यक्ष बना उस दिन मुझे मालूम हुआ कि वो विधानसभा अध्यक्ष के लिए फाइट किया था। मतलब मैं इस पॉलिटिक्स से इतना दूर था। तो ऑर्गेनाइजेशन का अलग रोल होता है। आप दूसरी पार्टी जिससे हम लड़ रहे हैं, आप उसको जरा देखिएगा, उसके बहुत सारे विंग हैं
जिनको पॉलिटिक्स, उसके पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता है, वो समय समय पर उसको मजबूत करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं, और उसके अलावे कौन होगा कैसा होगा उस सब से मतलब नहीं रखते हैं। कभी ये सब चीज़ देखिएगा कि वो लोग कैसा करते हैं, उनके विंग कैसा करते हैं। हम लोग को भी यूथ कांग्रेस के साथ वैसा ही करना चाहिए। यूथ कांग्रेस कि में कोई पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। सब हमारे पांचों उंगली एक समान है और हाथ को मजबूत करते हैं। जिस विभाग की जिम्मेदारी आदरणीय राहुल जी ने, मैडम सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस के संगठन ने मुझे दी है वर्तमान गठबंधन की सरकार में, वो तकरीबन सभी प्रदेशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि, पशुपालन, सहकारिता। अब मुझे भी बहुत बड़ा चैलेंज मिला। आज मैं अखबार सुबह सुबह देख रहा था, इवन लोग कह रहे हैं कि जिस बिजनेस में मुनाफा होता है लोग अपना जमा पूंजी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सच्चाई यही है कि हम उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें हमें इनकम होगा। हम अपने अर्निंग का बहुत कम कृषि पर इन्वेस्ट करते हैं। ये सच है या गलत है? लेकिन कृषि के बिना हम रह भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। आज एक प्रमुख अखबार में आया है, आप पढ़िएगा लम्बा साहब, आज का अखबार है, मैं पढ़ रहा था अभी ऑफिस में, कि कृषि सेक्टर में और भी है, एमएसएमई व रियल एस्टेट में खूब खर्च कर रहे लोग। आखिर कौन सी परिस्थितियां पिछले कुछ दिनों में समक्ष आई कि लोग कृषि में खर्चा करने लगे? ये सोचने वाली बात है। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे इमरान भाई राज्य के गतिविधियों का एक्यूरेट डाटा है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो मैनिफेस्टो या फिर आईना नहीं है, या हमारे स्पोक्स पर्सन का लिखा हुआ नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ झारखंड -4.57, जो अभी विधानसभा के पटल पर रखा गया, सबके यहाँ किताबें है, आप देख सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल विथ ऑल एक्टिविटीज माइनस में है। और माइनस कितना है? 4.57। अब ये सभी एक्टिविटीज को लेकर है, लेकिन उसमें एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लोग भौचक रह गए जब उन्होंने देखा कि ठीक है, एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ माइनस में है 4.57, लेकिन कृषि सेक्टर का ग्रोथ +26.01% है। हमने अथक प्रयास से, सबके मेहनत से पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया है। नेशनल एवरेज से ज्यादा प्रति व्यक्ति अनाज की यहां पर भंडारण है। सब्जी उत्पादन में भी हम आगे बढ़े हैं। ये जो न्यूज आया है, ये इसलिए कि लगभग, आप जानते हैं झारखंड 2000 ईस्वी में बना। झारखंड बने 2 दशक हो गए। गठबंधन की सरकार ने मात्र 2 साल काम किया, और उसमें भी महत्वपूर्ण पीरियड कोविड काल में लिमिटेशंस के साथ अपने घरों में रहकर मजबूर होकर हमने किया। लगभग 14 लाख लोगों ने केसीसी का लाभ पहले लिया था, लेकिन सिर्फ पिछले साल हमने 5 लाख एक्स्ट्रा लोगों को केसीसी दिलाया। यूथ कांग्रेस के भाई, आप जरूर संगठन के लोग हैं,
लेकिन चर्चे में, मोहल्ले में, जिले में, पत्रकार से, सामाजिक लोगों से आपको रूबरू होना होगा कि हमने क्या किया, आपने क्या किया। यदि गांव में एक गरीब के किसी भी घर में आप चले जाएं, लांबा साहब, हम किसी एक घर में चले जाएं, क्या आप बताओ सरकार से आपको क्या मिलता है? कौन सी वैसी चीजें हैं जो सरकार ने आपको दिया है? आप शुरू कीजिए उससे। पेंशन किसका देन है? किसका देन है? एक व्यक्ति ने कहा कि आपका सोच लिमिट है। आपने 30 रुपया देना शुरू किया था। कितना देना शुरू किया था? 30 रुपया। हमने उसको 1000 किया। हमने उसको 1000 किया। तब सुनिए, उसी गोष्ठी में एक आदमी, रामू महतो जी थे, उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैं उस समय का इंटर पास किसान हूं। ये बात सच है कि इंदिरा जी ने जब पेंशन व्यवस्था लागू की थी कि 60 वर्ष के लोगों को, दिव्यांग लोगों को, विधवा बहनों को, असहाय लोगों को हम पेंशन देंगे, तो 30 रुपया में शुरू किया था। उस समय 30 रुपया में क्या होता था वो जानिए। कहा हम दूध का बात ले लेते हैं। उस समय 25 पैसा सेर दूध था। सेर जानते हैं आप? जानते हैं ना? सवा सेर में 1 लीटर होता है। 1 केएल मतलब 1 रुपया में 4 सेर दूध। 30 रुपया में कितना? 120 सेर। सवा सेर में 1 किलो, तो कितना किलो हुआ? समझिए, मतलब 120 सेर में 1 क्विंटल के आसपास हुआ लगभग, इमरान भाई। मतलब उस समय यदि किसी वृद्ध को 30 रुपया मिला, विधवा बहन को मिला, और वो जाके सीधे सब पैसा का दूध खरीद लिया, तो कितना दूध खरीदा आपका भाई? 1 क्विंटल दूध खरीदा। कब? जब इंदिरा जी ने शुरू किया था। और आज 1000 रुपया मिलता है। वही वृद्ध आदमी 1000 लेके दूध खरीदने जाएगा तो कितना खरीदाएगा? कितना किलो दूध खरीद के लाएगा बताइए? तो इंदिरा जी का 30 रुपया बढ़ा था या हम लोग का 1000 रुपया बढ़ा है? उस 30 रुपये से हम 1 क्विंटल दूध खरीदते थे, अभी 20 किलो दूध खरीद रहे हैं। ये एक ग्रामीण ने लोगों को समझा दिया कि रुपये का वैल्यू तब क्या था और अब क्या है। सरकार का वैल्यू तब क्या था, अब क्या है। सरकार किस मायने में देती है। तो हमने शुरू किया कि आपके घर में पेंशन है, किसका देन है? कांग्रेस का। आपके घर में चावल मिलता है, जवाब मिलता है हाँ, किसका देन है? कांग्रेस का। उनको बताइए। बहुत लोग ये कहते हैं, दुष्प्रचार करते हैं कि मेरा देन है। कहिएगा गूगल सर्च करो। यदि 1 रुपया किलो चावल किसी का देन है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का देन है। ये आपको लोगों को जनाने का जरूरत है। आपके घर में बच्ची कस्तूरबा जाती है, किसका देन है? आपका खेत में पटवन कहां से होता है? कुआं से, पोखरा से, चेकडैम से, किसका देन है? आप ब्लॉक जाते हैं, सारी योजनाएं जो चलती है वो किसके प्रायोजित है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार किसका देन है? आज जो मुखिया जी को चेक काटने का पावर है, पंचायती राज, पहला केस है जो किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को
विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका का भी पावर दिया गया। वो किसी और ने नहीं, राजीव गांधी जी ने दिया, हमारे मुखिया जी लोगों को दिया। महिला सशक्तिकरण कब से हुआ? गांव में आंगनबाड़ी सेविका है, किसका देन है? कांग्रेस इंदिरा गांधी का देन है। सर्च करना, जितनी बात कहते हैं। सेविका है, किसका देन है? जो हॉस्पिटल में एनआरएचएम के तहत सारी फैसिलिटीज मिलती है, किसका देन है? लेकिन 58 लाख लोगों को झारखंड में हम फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत 1 रुपया किलो चावल खिलाते हैं। 58 लाख परिवार रोज हमारा नमक खाता है। हम भारत के लोग जिसका नमक खाते हैं उसका गुण गाते हैं कि नहीं? क्या 58 लाख परिवार का एक एक व्यक्ति कांग्रेस के लिए खड़ा है? नहीं है। उसको यह भी नहीं मालूम कि यह कांग्रेस का देन है। हम कांग्रेस का खा रहे हैं। पूरे देश में 80% जो आबादी है उसको जो पीएच कार्ड दिया वो मैडम सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया। और उसके बाद एक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं बढ़ाया गया। जब कोरोना में जो छूटे हुए व्यक्ति को राशन देने की बात आई तो हमारे वित्त मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव सर ने 15 लाख नए राशन कार्ड लोगों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा, क्योंकि जो सोनिया जी ने, जो मनमोहन सिंह सरकार ने जो लक्ष्य दिया था उससे एक भी लक्ष्य नहीं बढ़ा। जब कोरोना में संकट में देश के लोग थे, गांव के लोग थे, उस समय भी नहीं बढ़ाया कि उस समय जो लोग छूट गए हैं उनका नाम कैसे जोड़ें। यहां हमारी सरकार थी, हमने किया। जहां डबल इंजन की सरकार है जाके देखिए। सर्वजन पेंशन योजना आज तकरीबन हर गांव में, आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा क्षेत्र में, आपके जिले में पेंशन की जो आवश्यकता थी वो हमने खत्म कर दी। किया कि नहीं किया? या नहीं किया? क्या लोगों को इसका मलाल है? यदि आपके घर में 1 रुपया किलो चावल आता है तो आपके घर के एक व्यक्ति को हमारा मेंबर बनना चाहिए। आपका घर का यदि स्टूडेंट है तो उसको एनएसयूआई का, यूथ है तो यूथ कांग्रेस का, आप बड़े हैं तो मैन कांग्रेस का। यदि आपकी बच्ची कस्तूरबा में जाती है तो उसको पता होना चाहिए कि सोनिया गांधी जी की वजह से मैं आज कस्तूरबा का विद्यार्थी हूं। यदि आपके घर में पेंशन है, वो ये है। हमने 4 लाख लोगों के कर्ज माफी किए। पहले भी अन्य सरकारें रही, क्या कभी यहां के किसान का राज्य सरकार द्वारा कर्ज माफी किया गया? एक आदमी का कर्ज माफी नहीं किया। लेकिन आज कहेगा आपने कहा था 9 लाख लोगों का करेंगे, अभी तक 4 लाख का ही किया है। आपने एक नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन हमने 9 लाख कह के 4 लाख कर दिया है। और अभी मेरे 3 साल बाकी हैं, खत्म नहीं हुआ है। इस चीज को काउंटर आपको करना पड़ेगा कि जब आप थे तो किसानों की कितनी सुनते थे? आप 40 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखते थे और लगभग 27 लाख क्विंटल खरीदारी करके चुप बैठ जाते थे। और हमने कोरोना जैसे काल में 62,85,000 क्विंटल की खरीदारी की पिछले साल, और इस साल 80 लाख क्विंटल का लक्ष्य रखा है। ज्यादा खरीदारी करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि जिन 4 लाख लोगों का हमने कर्ज माफी किया, क्या ऐसा करें कि वो 4 लाख लोग कांग्रेस के बैनर तले आ जाए?
जिन 1,04,000 किसानों के हमने धान खरीदे एमएसपी पे, वो कैसे हमारे एहसानों को माने? सरकार तो काम करती है, लेकिन आज हम अपने में कमी बेसी देखकर उलझे रहते हैं, अपने योजनाओं का प्रचार नहीं कर पाते हैं, और उसका सबसे बड़ा नतीजा होता है कि हम कर के भी लोगों के जहन में नहीं उतर पाते हैं। रूरल सेक्टर में, एग्रीकल्चर में यूथ को जोड़ने के लिए हमने बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं, और आप युवा कांग्रेस के लोग हैं, कृषि मंत्रालय का द्वार हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। आप हमारी तमाम योजनाएं जिसका लाभ लेना चाहें, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे आप कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सिंचाई के उपकरण चाहिए, चाहे आपके गांव में सखी मंडल है उनको ट्रैक्टर चाहिए, चाहे अनुदानित दर पर बीज और खाद चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन आपके विभाग के पदाधिकारियों के साथ बनाना पड़ेगा। मेरा डायरेक्शन जरूर रहेगा कि आप चूंकि समाज के लिए जीते हैं, हम अपनी बात बाद में करेंगे। पहले हमारे गांव में यदि कोई उन्नत किसान है, कोई मेहनतकश किसान है, कोई 200 मीटर से पानी लेकर जाता है, उसके लिए आपका फर्ज बनता है कि उसको एक डीप बोरिंग दिलाने का काम करें, तभी कांग्रेस मजबूत होगा। यदि आप देखते हैं कि कोई खेती करता है और उसके पास पूंजी का अभाव है, तो उसको केसीसी दिलाने का आप प्रयास कीजिए। 20 सालों में 14 लाख लगभग केसीसी, और सिर्फ 1 साल में 5 लाख केसीसी। तो बताइए 20 साल बनाम 1 साल कौन भारी पड़ेगा? इन चीजों का प्रचार करना चाहिए। लोग प्रचार करते हैं। इन लोगों ने नियम बनाया, गौशाला में गाय को रखते हैं, पकड़ के दे देते हैं, जो 50 रुपया पर डे खाना देंगे और मैक्सिमम 6 महीना, मतलब 6 महीना का देते हैं तो कितना हुआ? 9,000 रुपया। 50 रुपया रोज देंगे तो 1 महीना का 1,500, 6 महीना का। गाय हमारी माता है, 50 रुपये में कैसे गाय खाएगी? सोचिए, इन लोगों की करतूत बताने की जरूरत है। हमने उसको 100 रुपया और 12 महीने कर दिया, मतलब 36,000। तुम एक बात और है, उसके नाम पर राजनीति कर लो, लेकिन जब माता को सम्मान और उसके भूख को मिटाने की बात आती है तो हमारे पार्टी के लोग सामने आते हैं। आप तो 9,000 में खिला रहे थे, हमने 36,000 देने का काम किया। गाय को माता मानते हैं तो गाय के प्रति संवेदना भी रखें। जल्द ही आपको प्रमंडलों में, उसके बाद जिला में गौ मुक्ति धाम भी देखने को मिलेगा, जो आप उनको बता सकते हैं कि आप सिर्फ बोलते हैं और हम करके दिखाते हैं। जोड़ा बैल पहले किसका चिन्ह हुआ करता था? जोड़ा बैल योजना से मेहनतकश किसानों को जोड़ा बैल विभाग द्वारा इनाम दिया जाएगा। ये बात आप लोगों को बता सकते हैं, कांग्रेस की याद दिलाएगी आपको। बैंकों की कहानी आप जानते हैं? जानते हैं बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों हुआ था, कब हुआ था, ये बताइए। चूंकि ये हम लोग का ट्रेनिंग सेशन है, लर्निंग सेशन है, भाषण नहीं देना। हम लोग को जानना है हम क्या किए हैं, कहां हैं, लोगों को बताना चाहिए कि किसने किया था नेशनलाइजेशन, कब किया था, बताइए। 80 में दूसरा नेशनलाइजेशन हुआ था, पहला कब हुआ था? 19 जुलाई 1969। कब? 19 जुलाई 1969, जब रात के 8:30 बजे
देश की प्रधानमंत्री बीबीसी लंदन पे देश को संबोधित करती है। बताइए, एक वो दौर था जब इंदिरा जी रात को आती थी, देश को संबोधित करती थी, गरीबों की बात करती थी, और एक ये दौर है जब वर्तमान उसी पद को सुशोभित करने वाले लोग आते हैं तो देश के लोग डरे रहते हैं कि पता नहीं हठात कौन ब्रेक ले लगाई, नोटबंदी करेगा, तालाबंदी करेगा, क्या करेगा पता नहीं। अभी नहीं पता चलेगा, अभी इनके कंट्रोल में सब कुछ है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां जिस तरह डिरेल हुई है, इकोनॉमी जिस तरह बद से बदतर हुआ है, विदेशी बाजारों में भारत का साख जिस तरह कम हुआ है, जब 100 साल हमारे लोकतंत्र का होगा और जब लोग सभी प्रधानमंत्री के काल का आकलन करेंगे, तो ये बात आज मैं कह रहा हूं, उस दिन भी जब आर्थिक सुधारों की बात आएगी तो मनमोहन सिंह से बड़ा रिफॉर्मर कोई नहीं पैदा होगा। उस समय जब अमेरिका के पीएसयू बंद हो रहे थे, वहां के सरकारी लोग वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहे थे, उस समय मनमोहन सिंह ने यहां एक भी पीएसयू को बंद नहीं होने दिया, न ही एक आदमी को जबरन वीआरएस दिया, बल्कि जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड 10 से ऊपर रखा। अभी कितना है, इन्होंने तय करने वाले नियामक को ही बदल दिया, पता ही नहीं चले, माइनस में आ गया। माने आपको जो चीज करे वो गलत, उसको खत्म। बैंकों का नेशनलाइजेशन जब 19 जुलाई को इंदिरा जी कर रही थी, तो क्यों बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? हम लोगों का प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? कृषि है। बैंकों को कहा जाता है कि पब्लिक से जो आप डिपॉजिट लेते हैं उसको सबसे ज्यादा आप कृषि को क्रेडिट दें। अभी पहले बैंक प्राइवेट थे। 1951 में उस समय योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जो अभी नीति आयोग है। रियाज साहब बैठक हुआ फाइनेंस कमीशन की, योजना आयोग की, और उस समय जब देखा गया कि बैंकों का देश के प्रति क्या योगदान है, तो डिपॉजिट का 2% उन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए लोन दिया था, क्रेडिट दिया था, और उद्योग को 34%। 1951 में इंदिरा जी जब 1969 में देश की प्रधानमंत्री थी, संजोग से देश की वित्त मंत्री भी वही थी। इतिहास में झांकने और देखने की जरूरत है। तो उस बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की और उन्होंने आंकड़े को मैच किया कि 1951 से लेके आज तक देश कहां पहुंचा। 1951 में क्या था? एग्रीकल्चर को 2%, उद्योगों को 34%। 1969 का क्या आंकड़ा था? कृषि को 2 का 2 ही था, 2 का 2 ही था। मतलब बैंकों के दरवाजे किसानों के लिए लगभग बंद थे, और इंडस्ट्रीज को 34 से बढ़कर 64.34%, 64.34%। मतलब 2 का 2 ही रहा कृषि, और इंडस्ट्री को 34 से। क्या हम देश को पूंजीवादी हाथों में देने जा रहे हैं? इंदिरा जी ने तुरंत आपात बैठक बुलाई, लांबा साहब, और देश को संबोधित किया। एक झटके में
14 बड़े बड़े प्राइवेट बैंक जिसके डिपॉजिट 50 करोड़ से ऊपर थे, उनको एक झटके में सारे प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज करा दिया और 24 घंटे के अंदर एक्टिंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी से साइन करा के देश को समर्पित कर दिया। ये बहुत बड़ा योगदान था, जिसके कारण आज हम ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को यदि बढ़ावा देने के लिए किसी ने इस देश का इतिहास और भूगोल बदलने का काम किया तो वो मिसेज इंदिरा गांधी ने किया था। उसके बाद दूसरा नेशनलाइजेशन आप सही कह रहे थे 1980 में हुआ, जिसमें 6 और बैंकों को जोड़ा गया। ये सब यूथ कांग्रेस को जानने की बात है। इतिहास में हम लोगों ने ऐसे फैसले लिए हैं जो आज लोग जाके केसीसी लोन लेते हैं, जो आज बात करते हैं सब चीजों की, उसके पीछे कांग्रेस है, सब कुछ है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव आने वाला है। हम आप सभी नवनिर्वाचित यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को हृदय से भाई लोग को आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि इस कठिनतम दौर में जब हमारा देश और हमारी पार्टी गुजर रही है, उस समय आपने कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस को साथ दिया, उसके लिए मेंबरशिप की और उसके इलेक्टरल सिस्टम पर आपने विश्वास किया और जीत कर आए। ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में आपकी बदौलत हम लोकसभा चुनाव में जिन ताकतों से लड़ रहे हैं उसके विरुद्ध व्यूह रचना में आपका भरपूर सहयोग मिलेगा और उसके बीच सिर्फ सजेशन हम नहीं देंगे, कंट्रीब्यूशन। आपको हमसे क्या उम्मीदें हैं कि हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं। कोई किसी का घर नहीं चलाता आशुतोष जी, कोई किसी का हड़िया नहीं चलाता। बेंजामिन चाईबासा से आए हैं। लेकिन शौक के कारण, पैशन के कारण राजनीति से युवा अपनी पहचान बनाते हैं। अभी मैं गढ़वा गया था, पलामू गया था, वहां के युवाओं ने बड़ी ज्वलंत मुद्दा को मेरे सामने रखा। भ्रष्ट पदाधिकारियों के करतूत को सामने लाया, 24 घंटे के अंदर सस्पेंड भी करवाया। तो वैसे यूथ जीत कर आए जिसमें हम यंग लीडर को देख रहे हैं। चाईबासा हम जाते हैं तो एक भाई मेरा बैठा हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ता है और उसे सोसाइटी को कैसे हम सर्व करें उसकी भूख उसमें दिखती है। तो वैसे युवाओं को लेकर हम खुद शिक्षा मंत्री के पास गए और हमने कहा कि इनकी मांग जायज है। इसने अपने लिए नहीं, उस क्षेत्र के पिछड़े सुदूर क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के हजारों युवाओं को शिक्षा से जोड़ने का एक सपना देखा है। इसे आपको हर हाल में पूरा करना पड़ेगा और ये होगा। और उसमें जब भी होगा वो यूथ कांग्रेस का ही प्रयास होगा। ये बात पब्लिकली जाके हम बोलेंगे। तो इन सब चीजों को जो उजागर करते हैं, उन सब चीजों को लेकर आते हैं तो उससे समाज में अपनी पहचान बढ़ती है। पहले युवा कांग्रेस होता था, सिनेमा का युग होता था। युवा कांग्रेस के डर से सब स्टूडेंट का हाफ फ्री हो जाता था। युवा कांग्रेस के डर से सब गाड़ी में स्टूडेंट का किराया आधा हो जाता था। जैसे बीपीएल कोटा होता है,
एक एक गाड़ी में 3-3 कोटा फ्री होता था कि जो एकदम गरीब है फिर ये जाएगा। और इस बात को मैं देवघर में रहता था, वहां जिला अध्यक्ष बखूबी बस ओनर ट्रैकर ओनर को मनवाते थे, लेकिन उनकी भी कोई समस्या होती थी तो उसमें कांग्रेस का राज होता था। बड़े बड़े लीडर से लड़के कि इनका टैक्स ज्यादा लगता है, इनको डीटीओ परेशान करता है, तो उसको भी कंट्रीब्यूट करते थे कि नहीं युवा कांग्रेस को पकड़ो, हम लोग का टैक्स कम करा देगा, हम लोग का ये करा देगा। ना ना, ये लोग जहां हम लोग जाते हैं हम लोग को मदद करता है। तो हम आपको सजेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपके सपने को साकार करने में कंट्रीब्यूट भी करेंगे। बादल भैया जब आप चाहें, वैसे लोग कहता है फोन नहीं उठाते, अब कोई आदमी 100 आदमी से कनेक्टेड है तो फोन उठा सकता है, कोई आदमी लाखों करोड़ों से कनेक्टेड है तो कैसे फोन उठाएगा? आप बता दीजिए हमको। लेकिन आप यदि माध्यम को जानेंगे, आप यदि विचार करेंगे, रांची आएंगे तो जरूर आपको लगेगा कि वहां जाना चाहिए। और मैक्सिमम अपने ऑफिस में रहता हूं, कोई दरबार नहीं लगाता, लोगों को सेवा करने का मौका जो सोनिया जी ने, राहुल जी ने दिया है, युवा कांग्रेस के माध्यम से, एनएसयूआई के माध्यम से आपसे एक चीज और आग्रह करूंगा कि क्षेत्र में खेल के प्रति युवाओं का रुझान होता है, तो स्पोर्ट्स को प्रमोशन करने में अपनी अहम भूमिका जरूर देंगे। और जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई को भी क्रिएट करने में, इसमें बहुत सारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं जो एनएसयूआई से आए होंगे, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उसको हम आप सब मिलकर नहीं खड़ा करेंगे तो फिर हमारा जो प्राइमरी नर्सरी है, जब नर्सरी ही नहीं रहेगा, जब एनएसयूआई नहीं रहेगा तो यूथ कांग्रेस में कहां से लोग आएगा? अब यूथ कांग्रेस नहीं रहेगा तो मेन कांग्रेस में कहां से लोग आएगा? और हम देखते हैं कि जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस कर लिया, वो कुछ भी हो जाए, नेता पार्टी बदल सकता है लेकिन कार्यकर्ता कभी पार्टी नहीं बदलता। ये बात हमने देखा है, ये ट्रेनिंग है, और इसमें बहुत सारे युवा हैं जिनका विधानसभा में भी भविष्य है। उस स्तर पर वो सोचते हैं लोकसभा भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? और एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। हम जब यूथ कांग्रेस में थे तो मेरे सामने राजा खड़ा था, वो 2 बार विधायक, 2 बार रनर अप, वहां का राजा, सारा समीकरण वोटिंग उसके पक्ष में, और उसके सामने हम थे। सब कहता था इसको टिकट, कोई बुड़बक है, बेवकूफ है, इसको टिकट मिलेगा, राजबाग नहीं मिलके इसको मिलेगा। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा कि हम टिकट के लिए ही पार्टी में नहीं है, पार्टी एक प्लेटफॉर्म देती है, हमें सेवा करना है, देखना उनका काम है। मैं आज भी राजेंद्र बाबू को याद करता हूं कि यूथ कांग्रेस के माध्यम से जो पहचान हमें मिली उसका उन्होंने मुझे सौगात दिया, राजा का टिकट काटकर मेरे हाथ में टिकट थमाया। अब मैं अपने आप को प्रूव करने का आपके आशीर्वाद से मौका मिला। कृषि मंत्री के तौर पर इस राज्य को और अपने पार्टी को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं पूरा कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं ये तो आने वाले साल बताएंगे, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि अभी बाजार समितियों का हमने पुनर्गठन शुरू किया है, चैम्बर ऑफ फार्मर्स हम लेकर आ रहे हैं, सिद्धू कानू सहयोग समिति लिमिटेड जिसके चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी संस्थाओं का हम निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही
पंचायत और जलाशय स्तर पर मछुआरा समिति भी बना रहे हैं। आप यदि इन सब कार्यक्रमों में कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा विभाग आपके लिए अवसर खोल सकता है। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं तो अपने विधानसभा के हर एक पंचायत से एक युवा किसान का चयन कीजिए, देखिए हम उसको फैसिलिटी देते हैं कि नहीं। वो व्यक्ति आपका मजबूत पिलर होगा। आप यदि जिला के पदाधिकारी हैं, जिला में अमूल्य परिवर्तन चाहते हैं कि कृषि में लोगों का ज्यादा रुझान हो, तो मेरे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसका आप सहयोग लोगों को दिला सकते हैं। कृषि ऋण माफी के बाद अभी पलामू, साहेबगंज और देवघर में बड़े बड़े डेयरी फार्म खुलने जा रहे हैं। वहां पर हजारों युवाओं को हम रोजगार दे सकते हैं। दूध, प्रति लीटर दूध में पहले की सरकार ने 1 पैसा भी प्रोत्साहन राशि नहीं दिया। हमने प्रति लीटर पिछले साल 1 रुपया और इस साल 2 रुपया देने का ऐलान किया। ये परिवार 40,000 की संख्या में है। इनके यहां जाएंगे तो आप जरूर कृषि मंत्री का नाम लेगा और आपका मेंबर बनेगा। मेरे में क्या कमी है कि वो सूची हमने आपको उपलब्ध नहीं कराया। हम में क्या कमी है, उन 4 लाख किसानों की सूची मैंने प्रदेश युवा कांग्रेस को नहीं दिया है कि विधानसभा में ये लोग हैं जिसने हमसे फायदा लिया है। इनको जाके बोलो कि आपको मेरी पार्टी की ओर मुंह करना चाहिए, एक मेंबर जरूर बनना चाहिए। आंगनवाड़ी सेविका को, सैया को, कस्तूरबा में पढ़ने वाले बच्चे के माँ बाप को, 1 रुपया किलो चावल लेने वाले को, पेंशन लेने वाले को, सबको आप एक बार आग्रह कर सकते हैं कि जिस पार्टी ने आपको यह आजादी दी, जिस पार्टी ने आपके लिए सोचा, आज वह पार्टी अपने कठिनतम दौर से गुजर रही है। आज तो क्या हुआ, सोनिया गांधी नहीं है तो सत्ता में, लेकिन 1 रुपया किलो चावल आज भी उनकी याद दिलाती है। कस्तूरबा जाती हुई बच्चियां आज भी उनकी याद दिलाती है। बैंकों में लाइन लगकर पेंशन लेते हुए लोग आज भी हमें सोनिया जी की याद दिलाती है। एक एक पंचायत में, ब्लॉक में हजारों लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाली मनरेगा योजना आज भी उनकी याद दिलाती है कि भले आप चली गई, लेकिन आपके काम आज भी यदि गांव घर के गरीब को खिलाने से लेकर समृद्ध करने का काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी की योजना कर रहा है, वर्तमान सरकार की कोई योजना नहीं कर रहा है। आप सब वैसे समय के साथी हैं जिनको हमेशा याद रखा जाता है। बहती गंगा में तो कोई भी डुबकी लगा लेता है। और जिस विभाग से मैं मंत्री हूं, उस विभाग के किसान का दर्द कौन नहीं जानता। एक किसान, सन्नी भाई, एक किसान की व्यथा आप इससे समझ सकते हैं कि किसान का दिल कितना बड़ा होता है। निशा मैम, आपके घर में पर्व हो तो किसान अपने बच्चे का भी दूध आपके घर पहुंचा आता है। उसका बच्चा बोलता है छोड़ दो, आज पर्व है उनका, आज तुम दूध छोड़ दो, आज उनके घर को आबाद रहने दो, आपके भगवान को खुश रहने दो। टपकती है छत उनके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए ये ख्वाहिश होती है किसान की। इस संवेदना वाले लोगों का विभाग का मंत्री मैं हूं। आप जाके बता सकते हैं अपने लोगों को कि जो हमारा मंत्री है, जो हमारे बीच से वहां तक पहुंचा है, जिसको राहुल जी ने जिम्मेदारी दिया है,
वो जान दे देगा लेकिन किसान का सौदा नहीं करेगा। 2020 में 31 दिसंबर की रात 1 जनवरी को सब अपने अपने घरों में फर्स्ट ईयर मना रहे होंगे। उस दिन मैं बॉर्डर पे गया और ट्रैक्टर पे रात गुजारी बीबी श्रीनिवास सर के साथ उस कड़ाके की ठंड में किसान आंदोलन में, जिसे मजबूर होकर वर्तमान सरकार के बादशाह को रायसीना हिल के अंदर जिनको किसानों की आह नहीं सुनाई पड़ती थी, जो काले कानून जबरन वापस लेने पड़े, उस आंदोलन को साथ देने मैं किसान के नेताओं से भी मिला और बीबी निवास सर के साथ वो 1 तारीख की रात को 31 और 1 का जो रात होता है वो ठिठुरती ठंड में हमने गुजारा। आज भी फोटोग्राफ्स देखता हूं तो मुझे यूथ कांग्रेस में गर्व होता है। जिस तरह विदेश से हमें, तो ऐसे बलिदानों से मेरा इतिहास भरा पड़ा है। आपको याद होना चाहिए इंदिरा जी की जान क्यों गई थी, राजीव जी की शहादत क्यों हुई थी। क्या जमीन जायदाद के झगड़े में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी? आपको गांव वाले से पूछना चाहिए कि इंदिरा जी की हत्या क्यों की गई थी। आज इंदिरा नहीं होती तो जिस भारत माता की हम जय करते हैं, क्या उसका नक्शा वैसा होता या उसमें से कुछ पार्ट अलग हो गए होते? उसी का कीमत उनको चुकाना पड़ा कि भारत को एक में बांधे रखा। और वो अपने भाषण में, ऐतिहासिक भाषण लखनऊ में कह के गई थी कि इस देश को मेरा एक एक बूंद खून का कतरा भी काम आए तो वो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं हूं। देश को कभी टूटने नहीं दूंगा। विश्व में शांति व्यवस्था माहौल स्थापित करने के लिए, उग्रवादियों को कंट्रोल करने के लिए जिस शांति सेना को भेजकर राजीव गांधी ने अपने जान की कीमत चुकाई थी, वो भी देश के सामने है। राजीव जी का वो यदि कदम नहीं होता तो शायद तमिलनाडु भी आज हमारे देश में होता या नहीं होता। तो हमारे वो नेता हैं जिन्होंने देश के लिए सत्ता नहीं संभाला था, शासन नहीं किया था, सेवा किया और जान दिया। क्या हम गलत कह रहे हैं? कोई इसको गलत कह सकता है कि अपनी इन नीतियों की वजह से ये भारत के लिए नीति था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने बेबाकी के कारण लोग पसंद करते थे। उनसे एक बार पूछा गया था कि अपने समकक्ष 5 नेशनल लीडर के नाम बताओ। बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने 5 के नाम बताया। वो लंदन से आए थे, तो उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी, आपके बारे में सुना था कि आप उदारवाद हैं, आप में सच कहने की साहस है, और इंडियन पॉलिटिक्स में आपने जिस लीडर का नाम लिया उसमें नहीं लगता है कि आप अपने अंदर कोई बेईमानी कर रहे हैं, दिल की बात जुबान पे नहीं ला रहे हैं। आपने किसी का नाम छोड़ा है वाजपेयी जी। आपने अपनी जो वाणी में कटुता की है। वाजपेयी जी ने कहा कि मिस्टर जर्नलिस्ट, मैं आपकी बातों को नहीं समझा, हम नहीं समझ सके। मैंने कहा आपको आपके समकक्ष 5 नेशनल लीडर का नाम हमने पूछा था। बोला हाँ, मुझे जो लगा हमने बता दिया। तो कहा एक नाम आप भूल रहे हैं वाजपेयी जी। बोला मैंने कोई नाम नहीं भूला। बोला वो नाम बताओ। तो बोला आप इंदिरा गांधी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? बोला मिस्टर जर्नलिस्ट, आपने नेशनल लीडर का नाम लिया है। मिसेस गांधी इंटरनेशनल लीडर थी, जिसने इस देश के साथ साथ गोवा को यहां मिलाने के साथ साथ विदेशों के सरहद के भी भौगोलिक समीकरण चौहद्दी बदल दिए थे। आपको याद है वो चीज, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। तो लीडरशिप वो उसको कहते हैं।
अभी श्रीलंका में प्रॉब्लम है, भारत क्या कर रहा है? कहां गई लीडरशिप? अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, भारत क्या कर रहा है? रूस यूक्रेन में प्रॉब्लम है, भारत क्या कर रहा है? और अपने आप को विश्व की शक्ति कहते हैं। आने वाले दिन में सवाल पूछेंगे लोग। इसी तरह की समस्या उस समय आया था जो राजीव गांधी ने कदम उठाए थे, अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन उनके इस कदम को श्रीलंका आज तक नहीं भूल सकता। मिसेस सोनिया जी को बुलाकर सबसे बड़ा अवार्ड वहां का उन्होंने दिया था उनको। बांग्लादेश इंदिरा जी को कभी नहीं भूल सकता। सोवियत रूस राजीव गांधी को कभी नहीं भूल सकता। आज आपने कौन सा काम किया कि जो कि पड़ोसी देश आपको याद रखे? कहने से नहीं हो जाता, मैनेज करने से नहीं होता। लीडरशिप आपके एक्ट में होती है। अब वो एक्ट जो जान देने के बाद भी अपने असूलों से नहीं हटाती है, वो मेरा कांग्रेस है, वो मेरी इंदिरा गांधी है, वो हमारे राजीव गांधी है। और उसी का धरोहर राहुल जी और प्रियंका जी आज आपसे इंसाफ मांग रही है। हम में यदि सही में देशवासी का खून है, हम एक सच्चे देशवासी हैं, तो इस देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले इन नेता के जो सपने हैं उसको पूरा करने में अपना योगदान देना है। देंगे कि नहीं? एग्री है ना? मान सकते हैं कि हमने 5 राज्यों में चुनाव हारा, और भी 1-2 हार हो सकता है, लेकिन हम आएंगे। हमें राहुल जी पे विश्वास है, और जिस तरह से वो अकेले लड़ रहे हैं, हमें विश्वास है कि देश को उनके विचार की, लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं, नजदीक है। उन्होंने हम पर जो भरोसा जताया है, आपकी बदौलत उसे पूरा करने का हमें प्रयास करना है। आप सबने जो अवसर हमें दिया, उसके लिए सभी यहाँ पर प्रतिभागी का सम्मान करते हुए, सबको बड़े भाई का प्यार देते हुए, सबको शुभकामनाएं देते हुए, असीम श्रद्धा के साथ नमन करता हूं और यहां बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय युवा कांग्रेस। सभी प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने स्थान को ग्रहण किए रहें अभी, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।